हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीबीसी के अगले वीडियो में। ये वीडियो फॉलोअप होगा हमारी सी प्लस प्लस के लेक्चर सीरीज़ का। सी प्लस प्लस की पिछले लेक्चर सीरीज़ में हमने बात की थी कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है उसमें हमने मेजरली 2 पॉइंट्स हम कंक्लूड किए थे कि एक, प्रोग्रामिंग का फंडा क्या होता है कि हमें एक लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलती है। अब ये लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, ह्यूमन रीडेबल होती है, राइट। सो इसके दो मेन एस्पेक्ट्स कि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है और रीडेबल होती है। फिर इस लैंग्वेज को कंपाइलर क्या करता है? एक मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है, मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है। ये इंस्ट्रक्शंस फिर कंप्यूटर को दिए जाते हैं और कंप्यूटर फिर हमारा प्रोग्राम रन करता है, राइट। तो ये फंडा था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अब हमें ये तो पता है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, बट प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, कंप्यूटर से बात करने के लिए, प्रोग्राम रन करने के लिए। लेकिन ये अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हम अपने अराउंड देखते हैं, ये क्या है, इनको कैसे हम अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं और किसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ केस के लिए, राइट। एक ब्रॉड लेवल पे अगर हम उन्हें कैटेगराइज करने की कोशिश करें, डिवाइड करने की कोशिश करें, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो तरीके की होती हैं, राइट। एक हो गई आपकी इंटरप्रेटेबल लैंग्वेजेस या फिर इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस, और एक हो गई आपकी कंपाइलर लैंग्वेजेस, राइट। अब फंडा क्या है, फ़र्क क्या है इन दोनों के बीच में? और अब खास करके इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि कंपाइलर एक ऐसा टर्म है जो हमने पिछले वीडियो में भी यूज़ किया था, और कंपाइलर को हमने ऐसे डिफाइन किया था कि कंपाइलर क्या करता है कि ये आपका जो कोड आपने लिखा है, किसी भी लैंग्वेज में लिखा है, उसे लेता है और मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर देता है, राइट। मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो फंडा है आपका कंपाइलर का, राइट। अब इंटरप्रेटर क्या होता है? तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच का फर्क फंडामेंटली इस पॉइंट पे आता है कि इंटरप्रेटर का आउटपुट क्या है, राइट। सो अगर हम इंटरप्रेटर को एक प्रोग्राम देते हैं और कंपाइलर को एक प्रोग्राम देते हैं, तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, ये इस चीज़ के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में। अब मान लीजिए अगर आपने अपना कोड, आपने जो भी लैंग्वेज में लिखा, उसे एक इंटरप्रेटर को दिया, राइट। इंटरप्रेटर क्या करेगा? उस कोड का आउटपुट आपको देगा, राइट। तो मान लीजिए कि आपने इंस्ट्रक्शंस डिफाइन किए दो नंबर्स को ऐड करने के, समथिंग एज सिंपल एज कि आपने दो नंबर डिफाइन किए, ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 6, और आपने कहा कि प्रिंट a प्लस बी, है ना। तो अब ये क्या करेगा कि आपको आउटपुट, जब आप इंटरप्रेटर में इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा 11। तो ये तो होता है इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर क्या करेगा, या फिर कंपाइलर इसी चीज़ को अलग से क्या करता है? अब कंपाइलर का फंडा क्या होता है? कंपाइलर पहले आपका पूरा प्रोग्राम लेगा, राइट, कि आपने ये 3 लाइन कंपाइलर को प्रोवाइड की। कंपाइलर क्या करेगा? इन 3 लाइंस को एक मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करेगा और आपको आउटपुट में फाइनल जो प्रोग्राम रन होकर आउटपुट आता है वो नहीं मिलेगा, आपको मिलेगी एक फाइल। ये फाइल क्या होगी? इस फाइल को जब आप अपने सिस्टम में रन करोगे तब ये प्रोग्राम आपका रन होगा और आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा। मतलब कि इस फाइल को जब आप रन करोगे तब आपको मिलेगा आउटपुट 11। अब देखने में लग रहा होगा कि यार ये एक एक्स्ट्रा स्टेप क्यों है यहाँ पे, राइट, कि यार इंटरप्रेटर में तो सीधे हम रन करते हैं और हमें 11 मिल जाता है, यहाँ पर एक फाइल बनती है, उसे फिर से रन करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों के अपने एडवांटेजेस हैं और अपने डिसएडवांटेजेस हैं। अब कंपाइलर की अगर हम बात करें तो क्या फंडा है कि देखो, कंपाइलर क्या करता है? पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका एक साथ रीड करता है, लाइन 1 से लेके लास्ट लाइन तक। अब वो पूरा प्रोग्राम जब आपका रीड करता है, उसको पता चल चुका होता है कि यार ये अगर चीज़, ये जो कोड का लॉजिक यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसको आगे कैसे यूज़ किया गया है, और वो इन चीज़ों के बेसिस पे क्या करता है? कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है। तो अगर एक बहुत सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, तो मान लीजिए कि आपने अपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल डिफाइन किया x इक्वल टू 5, राइट, और ये वेरिएबल आप पूरे टाइम अपनी मेमोरी में, आपने अपने प्रोग्राम में इसे x इक्वल टू 5 ही यूज़ किया, आपने कभी इसकी वैल्यू एडिट करने की कोशिश नहीं की। कहने का मतलब कि आप पूरे प्रोग्राम में अगर x यूज़ कर रहे हैं तो x की वैल्यू कभी भी ओवरराइट नहीं कर रहे x इक्वल टू 6 या x इक्वल टू 7 कह के, आप पूरे टाइम इसे x इक्वल टू 5 की तरह ही यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है
कि अब कंपाइलर को पता चल गया कि यार ये x जो वेरिएबल है ना, है तो वेरिएबल, लेकिन इसकी वैल्यू 5 पूरे प्रोग्राम में यूज़ की गई है। तो अब इससे यहाँ पर कंपाइलर क्या करेगा कि वो इसको एक वेरिएबल ट्रीट करने की बजाय एक कांस्टेंट नंबर की तरह ट्रीट करेगा, और उससे क्या होता है कि जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है, जो रन टाइम होता है प्रोग्राम का, वो कम हो जाता है। जो मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है प्रोग्राम के लिए, वो भी कम हो जाती है, राइट। तो ये फंडा होता है एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल कि कंपाइलर का एडवांटेज क्या है। अब इसी चीज़ को अगर हम इंटरप्रेटर लेवल पर देखें कि इंटरप्रेटर को अगर यही मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो इसको एक वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करेगा। वो देखेगा कि x 5 है और इसको वो पूरे एंड तक x एक वेरिएबल ही मान के चलेगा और उसकी वैल्यू 5 लेकर चलेगा, हालांकि ये वैल्यू कभी चेंज नहीं की जा रही है। तो ये फर्क आपका आ जाता है कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में। अब ये तो हो गया आपका एक एग्जीक्यूशन लेवल का फर्क कि एग्जीक्यूशन करते समय क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर को कंपेयर करना है कि एक के एडवांटेजेस क्या है, एक के डिसएडवांटेजेस क्या है इस लेवल पर, राइट। तो कंपाइलर बढ़िया, उसने सारा प्रोग्राम एक साथ देखा और आपको एकदम ऑप्टिमाइज्ड मशीन कोड दिया जिसको आपने रन किया, आपका रन टाइम बहुत अच्छा आया, बहुत कम समय में आपका पूरा प्रोग्राम रन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम अब ये आती है कि कंपाइलर क्या करता है, वो एक मशीन स्पेसिफिक कोड बनाता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर पे विंडोज़ रन कर रहे हैं, एक सर्टेन प्रोसेसर के साथ विंडोज़ रन कर रहे हैं, कुछ और स्पेक्स हैं आपके सिस्टम के कि इंटेल का प्रोसेसर है या AMD का प्रोसेसर है, इस तरह की चीज़ें। तो अब कंपाइलर जो मशीन रीडेबल कोड बनाता है वो आपकी मशीन के स्पेसिफिक होता है, राइट। तो आप इसी कोड को, यानी कि अब ये जो फाइल आपको यहाँ मिली है, इस फाइल को आप अगर अपने कंप्यूटर की बजाय किसी और कंप्यूटर में रन करने की कोशिश करेंगे तो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि वो नहीं रन करेगी। अगर आप दोनों के कंप्यूटर्स में एग्जैक्टली सेम हार्डवेयर, सेम स्पेसिफिकेशन, हर चीज़ सेम है तो रन हो जाएगी। अगर कुछ भी तरीके का डिफरेंस है तो ये फाइल रन नहीं होगी। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है कंपाइलर का कि ऑल्दो आपको रन टाइम में तो बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि ये सारा कोड एक साथ देखकर आपका मशीन रीडेबल कोड बना देता है, लेकिन ये कोड मशीन स्पेसिफिक होता है। तो अगर आप इसे किसी और मशीन पर रन करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी। अब इंटरप्रेटर में का क्या फंडा होता है, क्योंकि इंटरप्रेटर हर एक लाइन एक एक करके रीड कर रहा है, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स की तरह ट्रीट कर रहा है, ऑल्दो अगर उसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज ना हो रही है फिर भी, इससे क्या होता है कि उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट और टाइम जो चाहिए होता है रन टाइम के लिए, दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर का फायदा क्या, फायदा यह है कि अगर आपको इसको किसी और मशीन पे रन करना है, मान लीजिए कि सेम इंटरप्रेटर का आपका कोड है लेकिन आप इसे किसी और मशीन पे रन करना चाह रहे हैं, वहां पर बस आपको एक इंटरप्रेटर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने अभी उसे एक मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट नहीं किया है, अभी भी आपकी वो सोर्स कोड वाली फाइल ही है। तो वो इसे रीड करेगा और आपको फाइनल आपका प्रोग्राम का आउटपुट दे देगा। तो अब आप किसी भी मशीन पर अपना कोड रन कर सकते हैं, लेकिन वो कॉस्ट उसकी वो आती है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा आपको एग्जीक्यूशन में, इसमें आपको मेमोरी रिक्वायरमेंट जो होगी प्रोग्राम रन करने की वो ज़्यादा होगी, रैम ज़्यादा यूज़ करेगा आपका प्रोग्राम। जबकि कंपाइलर में ये दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं, लेकिन कंपाइलर मशीन स्पेसिफिक होता है। अगर आपको किसी और मशीन पर रन करना है तो आपको उस मशीन के मुताबिक कोड वापस से कंपाइल करना पड़ेगा। तो अगर ब्रॉडली अब अपन इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें और लैंग्वेजेस की बात करें कि कौन सी लैंग्वेज क्या होती है, तो इंटरप्रेटर का फंडा क्या, इंटरप्रेटर हमें क्या देता है कि हमें वर्सेटैलिटी दे देता है कि हम अलग अलग डिवाइसेस पे इसे रन कर सकते हैं। अलग अलग डिवाइसेस पे अगर हमारे पास इंटरप्रेटर है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो हम इसे किसी भी डिवाइस पे, किसी भी कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं, राइट। एग्जांपल होता है आपका शेल स्क्रिप्ट। शेल स्क्रिप्ट क्या है कि आपने अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो तरीका होता है हमारा कमांड्स टाइप करने का, वो एक्चुअली एक शेल स्क्रिप्ट है। उस तरीकों को, उस लैंग्वेज को शेल स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल है इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस का। पाइथन एक और एग्जांपल है जो आपने, मुझे काफ़ी उम्मीद है हर किसी ने पाइथन का नाम सुना होगा, इतनी फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो इसको आप किसी भी सिस्टम पे रन कर सकते हैं बिना किसी चेंजेस किए हुए, अगर आपके पास एक पाइथन इंटरप्रेटर है अपने सिस्टम पे इंस्टॉल, राइट। तो ये अपना हो गया कि किसी भी मशीन पे रन कर सकते हैं। ये एग्जांपल हो गए शेल स्क्रिप्ट और पाइथन इंटरप्रेटर के। डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये कंपैरेटिवली स्लो होता है और मेमोरी ज़्यादा लेता है, राइट। स्लो है और मेमोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। वहीं पर अगर हम कंपाइल्ड लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पर अब ये मशीन स्पेसिफिक हो जाती है लैंग्वेज, राइट। अगर आपको अपना कोड रन करना है तो आपको अपनी मशीन के स्पेसिफिक कोड को कंपाइल करना पड़ेगा। ये एक इसमें रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बट इसके बदले में आप क्या मिलता है
कि एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट होता है और मेमोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, राइट। और अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो C++ या फिर C ले लीजिए, ये दोनों कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे, राइट। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपने कुछ नया सीखा, आपको कुछ नया सीखने को मिला। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना इनपुट हमें देते रहें, अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि हम क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।